हेलो फ्रेंड। तो आपका जो है यूपीपीसीएल 2022 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है और रिसेंटली और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपके होंगे 2022 में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे स्पेशल प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। डेली 8 पीएम पे आता है, तो इसको आप जरूर देखते रहिएगा। इसमें लेटेस्ट एमसीक्यू होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे साइट पे विजिट नहीं करते हैं तो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस सीरीज का नाम है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज। ये आपका डेली 8 पीएम पे आता है इजीली। मिक्स टाइप के यहाँ पे एमसीक्यू होते हैं, वो भी एग्जाम पैटर्न पे आधारित। जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, और थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रखा जाता है यहाँ पे, ताकि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट 1 सेकेंड। जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं देखा होंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विथ रिले। यहाँ पे कौन सा ऐसा जो टर्म है वो आपका रिले से एसोसिएट करता है, मीन्स एक तरीके से सिमिलर, मतलब एक तरीके से रिले के लिए क्या हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ड्रॉप आउट रेशियो होगा। अभी देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। सिंपली आपका ड्रॉप आउट रेशियो से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपीसीएल वाले। ठीक है, बाकी और भी जितनी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी बन सकता है ड्रॉप आउट रेशियो से, क्योंकि अभी आपने देखा था कि सोलर कैलेक्टर से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो इजिली आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन आपका छोटा मोटा न्यूमेरिकल कहीं से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ड्रॉप आउट जो रेशियो होता है ये आपका होता है ड्रॉप आउट करेंट टू पिकअप करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो ड्रॉप आउट रेशियो होता है ये आपका होता है जस्ट 1 सेकेंड। ड्रॉप आउट करेंट, यहाँ पे ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ड्रॉप आउट करेंट, ड्रॉप आउट करेंट अपॉन पिकअप करेंट। तो यहाँ से आपका सिंपली एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर बनना होगा तो बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप आउट रेशियो बराबर होता है आपका, इसे हम आईडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्रॉप आउट करंट, और पिकअप करंट को हम लोग यहाँ पे आईपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल तो यहाँ से बन सकता है आपका इजिली, तो ये अभी आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे जो ड्रॉप आउट करेंट है ये जो होता है एक तरीके का, जो ड्रॉप आउट करंट होता है ये एक तरीके का रिले में जो है एक तरीके का मैक्सिमम करंट होता है, जो आपका जो रिले जो है एक तरीके से डी एनर्जाइज पोजीशन के कंडीशन में आ सकता है, वो कंडीशन होता है आपका। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप आउट करंट, यानी मैक्सिमम करंट होता है जो रिले का, जो आपका डी एनर्जाइज पोजीशन के कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, पिकअप करंट में इजिली ये पिकअप करंट जो होता है ना, ये मिनिमम करंट होता है जो रिले के कॉइल में फ्लो होता है, जिससे आपका मतलब जो रिले है वो आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मान लो कि अगर जो करंट है रिले में, अगर मान लो पिकअप वैल्यू जो है ना, पिकअप वैल्यू से अगर कम है रिले में करंट, तो रिले ऑपरेट नहीं होगा, इजिली आपको पता होगा। ठीक है, तो नॉट आउट से क्वेश्चन अगर बनना होगा तो यहाँ से बन सकता है आपका। तो ये चीज़ है, रिले से ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है वो आपका कंसीडर किया जाता है। बाकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम कैपेसिटी जो है ये आपका सर्किट ब्रेकर से आपका रिलेट करता है आपका। सर्किट ब्रेकर इजिली ओपन मेक और ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है आपका। तो यहाँ पे जो आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, इसको पूछा जाता है, ब्रेकिंग जो कैपेसिटी होती है इसको हम आरएमएस वैल्यू में जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जो मेकिंग कैपेसिटी होती है, मेकिंग मतलब जोड़ने की जो क्षमता, ये आपका पीक पे होता है, आपका पीक पे डिपेंड करता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू पे। तो ये भी सिंपल वन लीनियर के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो और भी फार्मूला होता है यहाँ से एक छोटा सा, आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ से जो है मेकिंग कैपेसिटी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मेकिंग कैपेसिटी बराबर होता है 2.5 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान देते रहिएगा, क्वेश्चन बनता है, जो लोग बिगनर हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं।
जो लोग 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं उनको आइडिया होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी देखो शॉर्ट टाइम कैपेसिटी क्या होती है। शॉर्ट टाइम कैपेसिटी जो होता है ना, मान लो अगर हमारा कोई फॉल्ट कंडीशन है, ठीक है, मान लो सर्किट में फॉल्ट हो रहा है, तो रिले जो है कुछ साइकिल के लिए केपेबल हो उस फॉल्ट के करंट को झेल सके, उसी को बोलते हैं शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। तो ये सब सर्किट ब्रेकर की कंडीशन है। जो मेकिंग ब्रेकिंग शॉर्ट टाइम, ये किसका है भाई, ये सर्किट ब्रेकर से एसोसिएट करता है ना। ड्रॉप आउट रेशियो रिले से करता है। तो ड्रॉप आउट रेशियो का वैल्यू आप देख लीजिएगा, ड्रॉप आउट करंट अपॉन पिकअप करंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया हुआ है। जब पीसीएल में यहाँ पे जब सोलर कलेक्टर से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके इजिली बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को देखिए जो भी होता है ना, एग्जामिनर को एक तो आइडिया ये रहता है, मतलब उनको ये रहता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है उससे मतलब थोड़ा सा कुछ हट के बनाया जाए, तो इसलिए वही यही सब काम करते हैं। आपका जो छोटा मोटा फार्मूला आता है उसी पे क्वेश्चन उठा दिया जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि इन ए सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट है, ठीक है, विद द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मान लो f0 है, तो क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे आपको बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर आप तो एक जान ही रहे हो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन बैंडविड्थ होता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना हो तो इजीली आप नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से पावर ग्रिड पीजीसीआईएल के लिए और एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लोग नए क्वेश्चन इस टाइप के रखते हैं। बेसिक काफ़ी फेवरेट है एसएससी का। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप कोशिश करिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं करा हूँ कोशिश करिए, पहले अपने ट्राई करिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो क्वालिटी फैक्टर का एक ये फार्मूला होता है, और क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला और होता है, Q बराबर 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर अपॉन टोटल एनर्जी लॉस्ट पर, ठीक है, टोटल एनर्जी लॉस्ट पर टाइम या पीरियड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका, ये भी होता है क्वालिटी फैक्टर। और भी क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले होते हैं। Q बराबर होता है 1/R अंडर रूट L बटा C होता है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का ये भी फार्मूला होता है। अब देखो हमें यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस तो दिया हुआ है, अब हमें एक फार्मूला और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा एक फार्मूला और ध्यान दीजिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C होता है, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले आपको आने चाहिए। अभी यहाँ पे देखो क्वालिटी फैक्टर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से जो हम लोगों ने निकाला, यहाँ से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अंडर रूट L की वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई f0 इंटू C हो जाएगा, ठीक है। C अंडर रूट में होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इस फार्मूले से क्या निकाला, अंडर रूट L को कंसीडर किया अभी, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C, तो हम यहाँ से अंडर रूट L को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब जो है इस फार्मूले के हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इसमें पुटअप कर देंगे। आपका अंडर रूट L है ना ऊपर, यहीं पे रखना है क्योंकि हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो अब यहाँ से हम रखेंगे, तो क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/R हो जाएगा, और नीचे तो अंडर रूट C रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। और ऊपर कितना बचेगा, अंडर रूट L बचेगा ना, उसी की पूरी की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो अब हम पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर ही रखते हैं 1/, ये आपका रखा जाएगा, ऊपर ही रखना है हमको। जस्ट 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू लंबी हो जाएगी, ठीक है। बस अंडर रूट L की वैल्यू देखो 1/R आपको तो लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 1/R लिख लोगे, और यहाँ पे अंडर रूट C भी नीचे बच जाएगा आपका। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, अंडर रूट L ऊपर बचेगा, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे रखना 1/2 पाई f0 अंडर रूट C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, बस अंडर रूट C है, यहाँ पे अंडर रूट C है, ये नीचे आएगा ना, ये बटे में है तो ये नीचे आएगा, तो अंडर रूट में गुणा होगा तो क्या होगा आपका C हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर आप कंसीडर करोगे 1/R हो जाएगा, और नीचे देखो C का C में मल्टीपल करोगे तो C हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या 2 पाई f0 बच जाएगा, ऊपर तो एक ही बचेगा, ठीक है।
बस आपका यही आंसर है भाई, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। और यहाँ से अगर आप मैच करा लो तो पहले के साथ मैच करेगा आपका, ठीक है, पहले के साथ मैच करेगा, बस थोड़ा सीक्वेंस आपका अलग कर दिया गया। देखो 2 पाई f 0 को पहले लिखा गया ना, 2 पाई f 0 को पहले है, फिर उसके बाद RC को कंसिडर किया गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने के लिए। नॉर्मली देखो जिस टाइप के आप क्वेश्चन करते हो उस टाइप के क्वेश्चन मैं रख नहीं रहा हूँ, पहले ही बताया मैंने, क्योंकि सीरीज का नाम क्या है आपका, नेक्स्ट लेवल पावर MCQ, ठीक है। तो जो लोग बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप जानते हो वही देना है मुझे, इस सीरीज में मेनली यही काम था भाई कि आपको 10 में से 7 6 क्वेश्चन तो नया देना ही देना है, मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है। अब भाई 10 में से 10 तो हम नया नहीं दे सकते हैं, 100% नया कोई नहीं दे सकता आपका, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल है तो इसलिए कुछ चीज़ें मैच तो करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 100% नया दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हाँ 70% 65% आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, आपके सीधे देखो देखने में तो सिंपल ही है आपका, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी ये फार्मूला जो क्वालिटी फैक्टर से है रिलेटेड और भी फार्मूले आते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी से मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, ठीक है। दिया गया है इन ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू द पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है जो ड्रेन वोल्टेज है अगर वो पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल हो तो उस कंडीशन में जो ड्रेन करेंट क्या होगी, ठीक है, ड्रेन करेंट क्या होगी अगर हम यहाँ पे ड्रेन का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो मतलब इजीली आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा कि जो ड्रेन वोल्टेज है वो आपका इक्वल है किसके, पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल है, ठीक है। अगर हम ड्रेन वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आपका जो ड्रेन करेंट होगी वो क्या होगी। तो इसको समझने के लिए छोटा सा मैं अभी फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ से आपको इजिली इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका ड्रेन करंट होता है मिली एम्पियर में ही ज़्यादा फ्लो होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो एक ग्राफ होता है कुछ इस फॉर्म में आपका होता है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बस आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। पूरा डिटेल मॉसफेट खोलना दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज होता है आपका, यहाँ से कुछ पॉइंटें मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन में आपके आते हैं, ठीक है। वर्किंग समझाने से मतलब नहीं होता है भाई, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको कंसिडर करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है, इसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन और भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। ये हो गया आपका, ठीक है। अभी देखो ये जो रीज़न होता है आपका जिसमें जिसमें ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हो तो लीनियर के फॉर्म में जो आपका ड्रेन करंट है वो आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हम आइडिया से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे लीनियर के फॉर्म में बढ़ता रहता है। ये जो रीजन होता है ना, ये पूछा जाता है कि अगर लीनियर के फॉर्म में मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आइडियास बढ़ रहा है, तो वो रीजन कौन सा होता है, तो ये सब क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये रीजन होता है आपका ट्रायोड रीजन बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको एग्जाम में देता है आपका इस ओमिक रीजन भी इसको बोला जाता है। अभी मैं यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ लो यहाँ से। देखो अगर यहाँ पे गेट और सोर्स का वोल्टेज अगर मान लो 0 होगा, उस कंडीशन में जो आइडियस होगा ना वो मैक्सिमम होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चित्र आप ध्यान दो, वहाँ से क्वेश्चन जो भी उठेगा सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर आप 0 है तो आइडियस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और ये जो कंडीशन होता है मतलब ये जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। उसके बाद अगर देखो पिंच ऑफ वोल्टेज से मान लो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मान लो पिंच ऑफ वोल्टेज की इक्वल है, बढ़ाते जाओगे एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे चैनल में, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक डाउन रीजन होता है, ठीक है। और ये एक्टिव रीजन होता है जो आपका ऑपरेट किया जाता है, एक्टिव रीजन इसको हम लोग बोलते हैं। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये आपका VDS है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो मैक्सिमम हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो रीजन है मैक्सिमम ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, और ये मान लो ये तो 0 ही है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है अगर मान लो पिंच ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, ये अगर मान लो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है,
अगर ये मान लो गेट और सोर्स वोल्टेज माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज का माइनस देता है, उसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि गेट सोर्स वोल्टेज माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज जो होता है वो आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये रीजन होता है ना, ये पिंच ऑफ कंडीशन का ही रीजन होता है। अगर मान लो इस वाले रीजन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो होता है आपका ड्रेन और जो सोर्स वोल्टेज होता है ये आपका मतलब कि कम होगा अगर हमारे गेट सोर्स वोल्टेज इनटू पिंच ऑफ वोल्टेज से। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये ट्रायोड और ओमिक वाला रीजन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इस रीजन की हम बात करते हैं, तो ड्रेन और सोर्स जो वोल्टेज अप्लाई करोगे, मान लो ज़्यादा अप्लाई करते हैं गेट सोर्स वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज से, तो उस कंडीशन में ये वाला रीजन होगा एक्टिव रीजन यानी सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन बनता है वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ। वर्किंग समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के टाइप को समझना कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं इसका रिमेन कांस्टेंट कैसे होगा ये मैं बता दे रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको जो है कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है ना कि अगर मान लो यहाँ पे गेट जो अगर मान लो गेट और सोर्स वोल्टेज पे अगर हम लोग मान लो बहुत सारे निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी क्वेश्चन का सलूशन मैं बता रहा हूँ अभी कैसे रिमेन कांस्टेंट होगा। गेट और सोर्स वोल्टेज पे मान लो बहुत सारे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा जो विथ होगा चैनल का, ठीक है, जो चैनल की विथ होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यानी कोई करंट नहीं फ्लो होगा। जब यहाँ पे चैनल की चौड़ाई ही कम हो जाएगी तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आपकी कम हो जाएगी, मतलब बहुत ही कम फ्लो होगी ड्रेन टू सोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ड्रेन से सोर्स करंट जो होगी, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट काफ़ी कम फ्लो होगी, क्योंकि चैनल का जो चौड़ाई वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने निगेटिव ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया ना। गेट टू सोर्स वोल्टेज जितना निगेटिव देते जाओगे चैनल की विड्थ कम होती जाएगी और यहाँ पे जो करंट है वो आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, कंडीशन आता है। उसके बाद जो है इस कंडीशन को हम लोग पिच ऑफ कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो बाईपोलर मतलब बीजेटी में जो कंसीडर हम लोग करते हैं, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो जो, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओ उस कंडीशन में आईडीएस बढ़ती जाती है। कंडीशन ऐसा आता है कि जो बीडीएस जो है पिंच ऑफ के इक्वल हो जाता है ना, यही जो वीडीएस है, ये जो वीडीएस है पिंच ऑफ के इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में जो ड्रेन करंट होगी वो कांस्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका नियत हो गया। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट हो गया यानी ये नियत हो गया। तो वही चीज़ है, अगर मान लो गेट सोर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो चैनल की चौड़ाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ड्रेन टू सोर्स काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब एक कांस्टेंट बन जाएगी। तो बस यही है आपका। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस कंडीशन को आपने समझ लिया, बाकी यहाँ पे देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। गेट टू सोर्स वोल्टेज जैसे बढ़ाते जाओगे तो आईडीएस करंट बढ़ती जाएगी। ये रीजन जो होता है हम इसे बोलते हैं ट्रायोड या ओमिक रीजन। ये कंडीशन इस वाले पे भी अप्लाई होगा। क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देगा कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर मान लो कम है गेट सोर्स वोल्टेज माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में कौन सा रीजन होगा, तो ये वाला रीजन होगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछ लेगा कि अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है मान लो ग्रेटर देन हो, अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज इनटू पिंच ऑफ वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में कौन सा रीजन होगा, तो एक्टिव रीजन होगा यानी सैचुरेशन रीजन होगा। अगर उससे ज़्यादा करोगे वीडीएस हो तो ब्रेकडाउन रीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ फिगर के थ्रू, तो आप समझिएगा वीडीएस को यहाँ पे इसी फिगर का थ्रू बस समझना। ठीक है, एक पहला पॉइंट ये जाना कि अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर जीरो है तो ठीक है, इसमें आईडीएस क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। यहाँ से आप देख सकते हो वीडीएस अगर जीरो तो आईडीएस क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बना था आपका वीडीएस अगर मान लो ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मान लो अगर पिंच ऑफ के बराबर हो जाए, तो आईडी जो करंट होगी वो क्या आ जाएगी, आपकी नियत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अब मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लो क्या क्या क्वेश्चन उठ के आता है। ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ही लिया। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन मैं अब बताने वाला हूँ पॉइंट, ये आपने अभी तक कहीं देखा होगा नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना कि एक आपका मोड दे देगा। ठीक है, कौन सा मोड है, कंडीशन क्या है आपका यहाँ पे, और कहाँ पे यूजेस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये सब अभी बहुत ही मतलब हर जगह आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे पहला होता है आपका कट ऑफ रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन से क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है आपका
ओमिक रीजन से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओमिक रीजन को भाई लीनियर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर रीजन भी बोलते हैं, या इसी को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायोड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इसे ट्रायोड भी बोलते हैं। और एक अगला होता है आपका सैचुरेशन, सैचुरेशन रीजन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फालतू का मैं कोई चीज़ नहीं लिखवाता हूँ, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फालतू का कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिखवाता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे चलो थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। जो कट ऑफ रीजन होता है ना, ये कब आएगा, कट ऑफ रीजन तब आएगा जब हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर जीरो होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कट ऑफ रीजन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है, जो भी करंट होगी वो आपका मैक्सिमम करंट होगी, कट ऑफ करंट, ठीक है। ये आप स्विच के तरीके से काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है, आप स्विच के तरीके से काम करते हैं। और ओमिक रीजन में यहाँ पे जो आइडियस है, ये आपका क्या होगा, आइडियस इंक्रीज होगा ना वीडियस के साथ। जैसे वीडियस बड़ा होगा आइडियस इंक्रीज होगा। तो ये जो यूज़ होता है, ये आपका वेरिएबल रजिस्टर के तरीके यूज़ किया जाता है इसको। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में क्या है ना, कि सैचुरेशन रीजन में जो वीडियस है, इसे बढ़ाओगे तो सैचुरेशन में वीडियस बढ़ाओगे पिंच ऑफ के वोल्टेज से ज़्यादा, ठीक है। पिंच ऑफ से अगर ज़्यादा वीडियस को बढ़ाओगे तो यहाँ पे सैचुरेशन कंडीशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी करंट क्या होगी, नियत हो जाएगी। तो ये एम्पलीफायर के लिए यूज़ किया जाता है आपका। तो मेरा यहाँ पे लिखवाने का मतलब बस ये यूजेज है, जो यहाँ पे ये लिखवाया जा रहा है ना, मेरा मतलब बस इसी से था आपका, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं था मेरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन बना है आपका। तो बस आपको लिखवाने का मतलब यही था कि कट ऑफ रीजन में अगर होगा, कट ऑफ रीजन यानी ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। ओमिक और ट्रायोड के रीजन में जो होगा, ये वेरिएबल रजिस्टर के तरीके काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा वेरिएबल रजिस्टर के तरीके काम करेगा। सैचुरेशन रीजन में जो है, ये आपका एम्पलीफायर के तरीके से काम करेगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। यूजेज पूछा हुआ है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ना, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस वही सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। फालतू कुछ भी नहीं है आपका। ये आपका क्या है भाई, वेरिएबल रजिस्टर के तरीके काम करेगा इस वाले रीजन में। सैचुरेशन में एम्पलीफायर, और ब्रेकडाउन में जो है आपका ऑफ स्विच के तरीके, ठीक है, जिसे कट ऑफ रीजन बोलते हैं हम लोग। तो बस यही तीन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई यहाँ से आपको, बाकी और भी कुछ पॉइंट मिलेगा तो मैं आगे आपको कंसीडर कर दूंगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ अनयूज स्टेट इन 4-बिट जॉनसन काउंटर। तो यहाँ पे जो है, जो जॉनसन काउंटर होता है ना, ये एक तरीके से मॉडिफाइड रिंग काउंटर का ही होता है आपका, ठीक है। जिसमें हम लोग इन्वर्टेड आउटपुट जो होता है आपका लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो कनेक्ट करते हैं, उसी में फर्स्ट इनपुट के थ्रू यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये लिख लीजिएगा, द मोड ऑफ द एक सेकेंड, मोड ऑफ द जॉनसन काउंटर इज टू एन होता है, ठीक है। जिसमें एन जो होता है आप तरीके का फ्लिप फ्लॉप होता है आपका, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जैसे यूज़ किया जाता है। सर्किट डायग्राम आपका 4-बिट का जॉनसन काउंटर दिया है, तो हम 4-बिट का यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है सर्किट बनाने से। यहाँ पे बस आपको समझना क्या है, यहाँ पे अगर टोटल नंबर अगर स्टेट देखा जाए 4-बिट जॉनसन काउंटर का, तो ये होता है आपका 2n होता है, मतलब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है 2-बिट जॉनसन काउंटर का 2 के पावर n होता है। यानी यहाँ पे 4 बिट दिया गया है, तो यानी 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 4 8 16, ठीक है। तो 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये टोटल नंबर स्टेट हुआ 4-बिट काउंटर का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट हुआ 4-बिट काउंटर का, 4-बिट काउंटर का हुआ आपका। क्योंकि जॉनसन काउंटर क्या है आपका, एक तरीके से मॉडिफाइड रिंग काउंटर ही है आपका। तो 4-बिट काउंटर का कितना हुआ, 2 के पावर n का मतलब 16 हो गया आपका, ठीक है। टोटल जो स्टेट होता है जॉनसन काउंटर का, टोटल जो स्टेट होता है, टोटल स्टेट जो होता है आपका जॉनसन काउंटर का, ये होता है आपका 2n होता है आपका, ठीक है। 2n होता है मतलब 2 गुणे 4-बिट का है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, अनयूज स्टेट पूछा गया है ना, अनयूज स्टेट।
तो अनयूज स्टेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट 4 बिट काउंटर है माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट जॉनसन काउंटर। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली जो आंसर बनेगा वो आपका 8 बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनयूज पूछा गया, अनयूज्ड स्टेट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करके आंसर ला देंगे, लेकिन अगर घुमा के क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से भी क्वेश्चन अनयूज स्टेट से उठाया हुआ है। ये मतलब डायरेक्ट आपको इसी फार्मूले पे क्वेश्चन मिलता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है 90% 2n पे ही क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग अगर अनयूज स्टेट, अगर मान लो यहाँ पे डाटा चेंज हो जाए, तो फिर अगर मान लो यहाँ पे अगर 8 ऑप्शन में ना हो, सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो उस कंडीशन मान लो 5 दे दिए यहाँ पे नंबर, आप ये 5 बिट दिए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 कुल मिला के, बस ये जानना कि मतलब कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, 3 तरीके से यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन आपका। टोटल नंबर ऑफ स्टेट 4 बिट काउंटर का पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जॉनसन काउंटर एक तरीके से मॉडिफाइड रिंग काउंटर ही होता है आपका। तो अब देख लेना कि काउंटर का पूछा है नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टेट 4 बिट काउंटर 2 के पावर n होता है। टोटल स्टेट अगर जॉनसन काउंटर का पूछता है तो tn 2 इंटू n होता है। अनयूज का पूछेगा तो वही आपको माइनस करना होता है। तो ये आपका 8 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन भी जो है काफ़ी फेवरेट है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। सिंपली अब वो टाइम नहीं है भाई कि आपको सीधे नॉर गेट एंड गेट ये सब दे के आप पूछा जाएगा। ठीक है, घुमा के भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन तो है सिंपल, लेकिन घुमाने का तरीका इसमें देखिएगा कैसे है आपका। ठीक है, तो ये दिया गया है, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट कैरी आउट द फॉलोइंग सर्किट। मतलब ये लॉजिक गेट दिया गया, बताना है कि इस टाइप के सर्किट जैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये पहले अभी देखो ये कौन सा गेट है आपका, नॉर गेट है। ठीक है, क्योंकि एंड और ये देखो ये आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर गेट है। और दूसरा कौन सा गेट है भाई साहब आपका, ये है आपका नॉट गेट है। ठीक है, तो ये तो हम लोग गेट को कभी पहचान सकते हैं कि कौन सा गेट है कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा आर है कौन सा, ये सब तो आपको पहचानना आना चाहिए। अब ये सब मैं अब यहाँ पे नहीं लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि सीरीज़ का नाम है नेक्स्ट लेवल, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एडवांस ही यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। अभी देखो यहाँ पे जो है इजीली हमें पता चल गया कि पहला नॉर गेट है और उसके बाद दूसरा जो है नॉट गेट है। अब इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या हमें निकल के मिलेगा और एंड क्या मिलेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। मान लो हमारे पास 2 इनपुट यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ए है और बी है, 2 इनपुट है। अभी हम यहाँ पे इनपुट में क्या देते हैं भाई साहब, यहाँ पे इनपुट में हम पहला इनपुट देते हैं 0 0 देते हैं। ठीक है, दूसरा इनपुट देते हैं 0 1, तीसरा इनपुट देते हैं 1 0 और लास्ट में देते हैं हम लोग 1 1 देते हैं। ठीक है, पहला नॉर गेट है ना भाई। नॉर गेट का मतलब क्या होगा, पहले जोड़ के उसको क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, नॉर गेट। ठीक है, तो देखो 0 और 0 जब जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नॉर गेट को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 0 0 हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके 0 1 करिएगा तो 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, ये भी क्या 0 हो जाएगा ना। 1 1 क्या होगा, 1 होगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। ठीक है, ये नॉर गेट हो गया। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है कि इसमें नॉट गेट में, यानी 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 0। ठीक है, 0 को क्या लिखेंगे 1, 0 को 1, 0 को 1। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला गया तो वैसा हम लोगों ने कर लिया। अब फाइनली हमें यहाँ पे डाटा देखना है कि क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है हमें। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के देखो और लास्ट का उठा के देखो क्या बदलाव हुआ। 0 इंटू 0 क्या हुआ आपका, 0 हो गया। ठीक है, 1 और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। 1 1 को जोड़ेंगे तो आपका 1 होगा। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि कौन सा गेट बदल गया, ये और गेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहा पहला वाला ऑप्शन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है सिंपल ही, लेकिन यहाँ पे अगर घुमाने का जो तरीका है ये थोड़ा सा आपका। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दैट इज गुड क्वेश्चन लेवल। बड़े देखो एक चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो बहुत लोग यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इजली बताया जाए तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्टुअल नहीं होते, क्वेश्चन देख के ही आंसर उनका मैक्सिमम होता है, इजली बहुत लोगों को पता होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई साहब, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, 2 आइडेंटिकल सिंक्रोनस मशीन है, ए और बी। ठीक है,
जो आपके रन कर रहे हैं सेम स्पीड पे और कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इंडक्टर, ठीक है, मतलब इंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है और स्पीड आपका सेम है आपका, ठीक है, इंडक्टर के कॉमन कॉमन इंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। अगले आगे दिया गया है कि मशीन ए इज सप्लाई द एक्टिव पावर टू मशीन बी, जो ए है वो बी को कौन सा पावर दे रहा है, एक्टिव पावर दे रहा है, ठीक है, किलोवाट का पावर दे रहा है। और आगे दिया गया है कि जो मशीन बी है वो सप्लाई कर रहा है रिएक्टिव पावर, यानी मशीन जो बी है वो आपका रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, यानी के वी ए आर जो रिएक्टिव पावर होता है वो सप्लाई कर रहा है। देन विच अमंग द फॉलोइंग, कौन से यहाँ पे इक्वेशन आपका सही होगा, ठीक है। तो देखो काफ़ी यहाँ पे जो होता है, जो एक्टिव पावर होता है आपका, एक्टिव पावर जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लोड एंगल के, ठीक है, ये क्या आपका लोड एंगल होता है आपका, ये पता ही होगा बहुत लोगों को। जो एक्टिव पावर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लोड एंगल के। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो रिएक्टिव पावर होता है आपका, जो रिएक्टिव पावर होता है ये आपका क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वोल्टेज के आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, जो एक्टिव पावर होता है P बराबर होता है आपका साइन एंगल अपन सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है एक्टिव पावर, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर होता है Q बराबर V5 इंटू, ये आपने फार्मूला देखा ही होगा, ठीक है, इसको प्रूफ करना कोई मतलब नहीं है, बस वैसे ही लिखवा रहा हूँ। बस आप इजीली बस ये जो कॉन्सेप्ट है बस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन उठना होगा इंक्रीज डिक्रीज, आपके यहीं से उठेगा आपका, बाकी तो इजीली है वो सब फार्मूला आप जान ही रहो, बाकी वो कोई वो नहीं है आपका। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो एक्टिव पावर है आपका लोड एंगल के इक्वल है और जो रिएक्टिव पावर है वो आपका वोल्टेज के इक्वल है। तो यहाँ पे मशीन जो ए है, मशीन जो ए है वो सप्लाई कर रहा है किसको, एक्टिव पावर दे रहा है मशीन बी को। तो यहाँ पे सप्लाई करने का मतलब एक्टिव पावर अगर दे रहा है तो एक्टिव पावर किसके इक्वल है आपका, मतलब लोड एंगल के है। तो यानी डेल ए क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा डेल ए, यानी जो सिंक्रोनस मशीन ए है उसका लोड एंगल क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा मशीन बी के कंपेरिजन में, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में क्या है कि जो मशीन बी है वो आपका सप्लाई कर रहा है रिएक्टिव पावर ए को। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर किसके वोल्टेज क्या है, यानी बी का जो मतलब जो आपका सिंक्रोनस मशीन जो वी वाला है ये कहीं ना कहीं ग्रेटर देन होगा भाई आपका ई वाले सिंक्रोनस मोटर से, ठीक है। तो ये आपका दो कंडीशन बन गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना होगा। तो ऑप्शन में देखो वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन, मतलब जो आंसर है। तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो कि भाई हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि वी भी ग्रेटर होगा ना आपका, ठीक है। तो सोच लो कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका, देखने में आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इजीली आप देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि डेल एंगल से नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी उठा के ऑप्शन में दे दे तो आपको क्या करना है, अगर एंगल के बाद में मतलब अगर लोड एंगल के कंपैरिजन में अगर इक्वेशन देता तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे होता, लेकिन यहाँ पे रिएक्टिव पावर के मतलब दिया है, ठीक है। तो जो आपका आंसर दोनों होगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ऑप्शन में किस टाइप का ऑप्शन दिया गया आपका, ठीक है। तो ये भी आंसर होगा। अगर लोड एंगल के फॉर्म में देता तो भाई डेल ए इज ग्रेटर देन डेल बी, ये भी आंसर होता आपका, ठीक है। तो दो उत्तर होते हैं आपके इजिली, ठीक है। आप इजिली आप समझ गए आपके उत्तर कितने होते हैं, दो उत्तर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप समझ रहे होंगे, काफ़ी मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको छोड़ के चले आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपने देखा भी होगा, जेबी गुप्ता में, बाकी और जगह आपने देखा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को रटे भी हैं, बहुत लोगों ने ग्रुप में मैंने देखा कई जगह, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है द वोल्टेज अप्लाई टू ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी साइड में, ठीक है, इंक्रीज कीपिंग द वी बाई एफ इज फिक्स्ड। मतलब ये बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ये मान लो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है मान लो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वी बाई जो एफ रेशियो है ना ये हमें नियत रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि द वोल्टेज अप्लाई टू द ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज। अगर हम वोल्टेज जो प्राइमरी
में ट्रांसफार्मर के यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं और उसको अगर हम बढ़ाते जाएं, तो अगर V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते जाएं तो उस कंडीशन में जो कोर लॉस होगा और जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो यहाँ पे कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस का फार्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो फार्मूले भी देके आपका मतलब पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोर है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो ना उसका वॉल्यूम आयतन, फ्रीक्वेंसी तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, और बी जो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो ये आपका हिस्टेरेसिस लॉस है भाई। ये कौन सा लॉस है आपका? हिस्टेरेसिस लॉस है। थोड़ा बिगनर को भी देखना होता है भाई, ठीक है, डायरेक्ट मैं नहीं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। उसके बाद जो है एडी लॉस भी होता है आपका। एडी लॉस जो होता है आपका ये होता है आपका बी मैक्स स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो टी होता है ना वो थिकनेस ऑफ कोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन उठ के आता है, एडी करंट और थिकनेस आप यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है आपका। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, एडी और ये थिकनेस से क्वेश्चन बनता है आपका। पूछ लेगा कि अगर मान लो ट्रांसफार्मर का थिकनेस 1.5 mm है, एडी लॉस इतना हो रहा है, अगर थिकनेस को इतना कर दे तो एडी लॉस कितना होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में रख लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये हो गए भाई साहब आपके यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो वोल्टेज है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लो देखो फाई बराबर क्या होता है आपका? V/F होता है, और क्वेश्चन में यही दिया गया है कि V/F को हमें क्या रखना है? नियत रखना है, यानी फाई के साथ काम यहाँ पे हमें करना है। तो अगर यहाँ पे मान लो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, सिंपली अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पे, रुक जाओ कलर चेंज कर लूँ पहले। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, पहले तो ये बोला है ना कि वोल्टेज हमें बढ़ाना है। तो आप ही बताओ, अगर मान लो हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और हमें, तो सिंपली देखो आप ही बताओ, अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा भाई? फ्लक्स बढ़ेगा, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फ्लक्स को हमें V/F को नियत रखना है हमें। ठीक है, तो अब नियत कैसे होगा? मान लो अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में अगर मान लो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लो वोल्टेज कितना आपका 2 है, ठीक है, वोल्टेज 2 है, अब मान लो हमें इसे वोल्टेज को बढ़ाना है, मान लो 2 से हमने कितना कर दिया? 4 कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी भी तो 4 करना पड़ेगा ना, तभी तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। मतलब ये क्या होगा? एक तरीके से नियत हुआ, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ा रहा हो उसी हिसाब से हमें क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना होगा, तभी तो फाई कांस्टेंट होगा ना। कांस्टेंट का मतलब एक होना चाहिए, मतलब वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दें तो फाई क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मानो वोल्टेज 100% 90 से 100 कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को भी 90 से 100 कर दो, तो 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी फ्लक्स चेंजेस नहीं होगा। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर हमें वोल्टेज बढ़ाते हैं और साथ में अगर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दें तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमारा वोल्टेज बढ़ा ही रहा है, तो वोल्टेज बढ़ाना है और साथ में फ्लक्स को फाई V/F रेशियो जो होता है इसे कांस्टेंट भी रखना है, तो फाई बराबर ही होता है V/F। ठीक है, अब वोल्टेज बढ़ाया तो हमारी क्या है? सिंपली ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहाँ से आप देख लो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एडी लॉस बढ़ेगा। यानी कुल मिला के हमें ये तो कंफर्म हो गया कि वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाते हैं, तो जो हमारा कोर लॉस होगा वो क्या बढ़ेगा? इंक्रीज होगा। कोर लॉस में आपका दोनों लॉस आ जाएगा। ठीक है, हिस्टेरेसिस भी आएगा और एडी भी आ जाएगा। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ से टच किया जाए तो पहला ऑप्शन वैसे यहाँ से पहला ऑप्शन ही सही है। कोर लॉस जो होगा वो आपका इंक्रीज हो गया भाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो रिमेन सेम होगी। कैसे सेम होगी इसको देख लो अभी। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दिया, ठीक है, अब हमारा फ्लक्स क्या है भाई? कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। और जो फ्लक्स होता है मतलब जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो फ्लक्स डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो फ्लक्स पे तो कोई मतलब परिवर्तन तो नहीं होगा ना। देखो वोल्टेज बढ़ाया हमने, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाया, इसको नियत रखने के लिए। तो जब फाई ही नियत होगा मतलब कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्लक्स से ही मैग्नेटाइजिंग करंट आता है आपका। ठीक है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मतलब फ्लक्स के, और ये रेशियो ये बराबर होगा V/F के। ठीक है, तो V/F का जो रेशियो पूरा है वो कांस्टेंट है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट बना, तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या हो जाएगी? एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है,
यानी फ्लक्स एक तरीके से मैग्नेटाइजिंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्लक्स कांस्टेंट है भाई, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, तो ये तो कांस्टेंट ही बना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या हो जाएगी आपकी, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट था ये पूरा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का लेवल। मतलब बहुत लोग इसको यूज़ का मतलब वो करते हैं, आपका रटे हैं, बहुत लोग कॉन्सेप्ट नहीं बता पाते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो मॉसफेट होता है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो देखो मॉसफेट का मैंने बताया था ना कि जो मोड होते हैं, 3 टाइप के मोड होते हैं भाई। रजिस्टर कहाँ पे काम करते हैं ये मैंने बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा। स्विच भी कहाँ पे काम करते हैं ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। कैपेसिटर में क्या है, एक को पॉजिटिव पे रखो, मतलब एक को एक्टिव मोड में रखो, और एक वाले को ड्रेन टू सोर्स है ना, सोर्स को एक्टिव में रख लो, और ड्रेन को जो है आपसे कट ऑफ रीजन में रखो। तो उस कंडीशन में चैनल की जो विड्थ होगी वो आपका टच नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल बना रहेगा, जिसकी वजह से एक इंसुलेटिंग मीडियम के जैसे काम करेगा। मतलब दो कंडक्टर के बीच एक तरीके से इंसुलेटिंग मीडियम जैसे काम करेगा मॉसफेट। तो वो कंडीशन कैपेसिटर हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी आईजीबीटी तो जान ही रहे हो, इंसुलेटेड गैस मॉसफेट, ठीक है। वहाँ से भी कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है आपका। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूज़ हम तीनों में करते हैं। अब देखो ये बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट जो होगा वो सिलिकॉन डायोड के लिए कितना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सब क्वेश्चन बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं है, छोटे ही क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है आपका, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड के लिए यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट पूछा गया, ठीक है। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट, तो यहाँ पे जो वेरी स्मॉल करंट जो फ्लो होता है ना डायोड में रिवर्स कंडीशन में, उसी को बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है। मतलब सेचुरेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में मान लो अगर कोई चीज़ सेचुरेट होने का मतलब इजली मान लो रिवर्स बाइट बढ़ाते जाओ ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में ब्रेक डाउन के कंडीशन में जो होता है आपका सेचुरेशन के कंडीशन में जो अभी आपका मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो ये आपका जो सिलिकॉन के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए दोनों के लिए अलग होता है। सिलिकॉन के लिए होता है आपका नैनो एम्पियर, सिलिकॉन के लिए क्या होता है आपका नैनो एम्पियर होता है आपका। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन जर्मेनियम के लिए पूछ दे तो जर्मेनियम के लिए हो जाएगा आपका, जर्मेनियम के लिए हो जाएगा माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो एम्पियर। तो सिलिकॉन में जो होता है आपका काफ़ी ज़्यादा कम रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, और जर्मेनियम में थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब माइक्रो के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये नैनो के फॉर्म में है और ये आपका माइक्रो के फॉर्म में है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका 1 नैनो एम्पियर। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो जस्ट 1 सेकेंड, दिया गया है द लैचिंग करंट ऑफ एससीआर, ठीक है। द लैचिंग करंट ऑफ एससीआर इन द बिलो सर्किट 4 मिली एम्पियर, ठीक है। एससीआर यहाँ पे देखो दिया गया है, ये आपका है एससीआर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लैचिंग करंट है एससीआर का बिलो द सर्किट 4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो लैचिंग करंट आपका इतना है। मिनिमम विथ यहाँ पे पूछा गया है ऑफ द गेट पल्स इज रिक्वायर्ड, मिनिमम विथ ऑफ द गेट पल्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ थायरिस्टर। कितना यहाँ पे मतलब कितने टाइम में ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू देखो यल बराबर दिया गया है आपका, ठीक है, 0.1 हेनरी दिया गया है, और वोल्टेज आपका दिया गया है। फार्मूला आपको वही लगाना है, ई बराबर होता है यल डी आई अपान डी टी से, ठीक है। यहाँ पे जो होता है आपका, अगर हम यहाँ पे डी आई बराबर कर लें तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी टी हो जाएगा, और यल नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी को हम इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई अपान यल इंटू डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर सकते हो आप यहाँ पे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पे ये आपका फार्मूला मिलेगा। अब यहाँ पे जो ई है, जस्ट 1 सेकेंड, जो ई है वो आपका सोर्स वोल्टेज है, और जो आई है आपका लैचिंग करंट, इसको ले लो, ठीक है। ये आपका क्या है, लैचिंग करंट मान लो इसको, ये आपका लैचिंग करंट है। और जो टी है ना, इसे आप ले लो पल्स विथ है आपका, ठीक है। टी जो है वो पल्स विथ है, यल आपका इंडक्टर है, और ई जो है आपका सोर्स वोल्टेज है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है मिनिमम पल्स विथ ऑफ गेट रिक्वायर्ड टू मानो मिनिमम मतलब टाइम, यहाँ पे पल्स विथ टाइम आपको कंसीडर करना है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आई इंटू एल हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा, तो आई इंटू एल हो जाएगा और ई नीचे आ जाएगा। बस यही फार्मूला आपको यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट कितना है, आपका करेंट है आपका 4 मिली एम्पियर है, तो 4 गुणे 10 के पावर -3 हो जाएगा। और यहाँ पे यल कितना है भाई, यल है आपका 0.1 हेनरी है, और सोर्स वोल्टेज कितना है आपका 100। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 बार में, और ठीक है इसको कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन बनाइएगा तो ठीक है, अब कर लीजिएगा। 4 माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट होगा आपका ये आंसर, यानी चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो ये भी क्वेश्चन देखो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिगर और एससीआर लग गया है तो बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा सा डर जाएंगे आपका, ठीक है। नॉर्मली वही फार्मूला है आज, ठीक है, जो फैराडे सीएमएफ इक्वेशन होता है आपका, ठीक है। लैचिंग करंट देखो दिया ही है ना, आपका करंट आपका दे ही रखा है, और मिनिमम विथ ऑफ द गेट पल्स पूछा है, वो भी आप देख रहे हो सेकेंड में है। बस ई बराबर एल डी आई अपन डी टी लगाना था यहाँ पे, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है कैसे आता है, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से इस फार्मूले से उठा के रख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ये सब का कोई लफड़ा नहीं है, ये सब तो एक सीक्वेंस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब टाइम आप निकालिएगा तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पे एल, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब थोड़ा सा भाई वो करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो टाइम बराबर आई एल अपन ई हो जाएगा, तो ये 4 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आएंगे भी, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे क्वेश्चन, ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं माना जाएगा इसको, और कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इजिली बनाए रखिएगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप भी। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका सिंपली मैंने बस क्वेश्चन का रखा हुआ है, इजिली मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके मतलब कैसे बनते हैं। देखो लॉजिक फंक्शन जो है ए प्लस बी इंटू सी का सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये हमें मिलेगा। तो ये मैं कैसे ये होता है ये पहले बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी इसको मैं साइड में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बिगनर है उनके लिए मतलब आई थिंक्स अगर पता होगा अच्छी बात है, बिगनर को इडली आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी सी का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई एक में ए का गुणा करोगे तो ए ही होगा, ठीक है। अब बी सी को वैसे ही उतार लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है ना कि 1 प्लस ए बराबर होता है 1, ठीक है। 1 प्लस ए बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, यानी ये भी बोल सकते हो 1 प्लस बी बराबर भी 1 होगा, 1 प्लस सी बराबर भी 1 होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है आपका। अभी मैं फार्मूला भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया भाई, ठीक है। ए बराबर हमने क्या लिखा, ए इंटू ए प्लस बी सी हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जस्ट 1 सेकेंड, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ए को आप लिख लो, ठीक है। ए इंटू ए का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए का मतलब यहाँ पे 1 प्लस बी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये सब बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो वो ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी ए प्लस बी का मतलब 1 ही हुआ ना। तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 ही हुआ, बस उसी की जगह हम लोगों ने क्या किया है, रखा हुआ है ना। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, जैसे ए 1 प्लस ए बराबर 1 होता है ना, उसी तरीके 1 प्लस बी बराबर भी 1 होगा आपका, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे करते हैं, तो ये बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी लिख सकते हैं, और बाकी आगे की वैल्यू आपको क्या करना है, उतार देना है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ए का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, और आगे ये क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके यहाँ पे सी में सी लाना है हमें, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, अब ये ए तो आप लिख ही लो, और ए की जगह 1 प्लस सी भी लिख सकते हैं भाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी बताया है कि 1 प्लस ए बराबर इतना, 1 प्लस बी भी 1 होगा, 1 प्लस सी भी जो होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, आगे की वैल्यू को उतार लीजिए, ए प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ए का अंदर गुणा कर दीजिए, ए का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये इंटू ए सी हो जाएगा, और आगे करिएगा तो ए बी, और ये हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ए है ना, तो यहाँ पे एक फार्मूला और यहाँ पे यूज़ करिएगा, ए इंटू ए बराबर होता है ए, ठीक है। तो हम यहाँ ए की जगह क्या करने वाले हैं, ए इंटू ए रखने वाले हैं, ठीक है। ए की जगह हम क्या करेंगे, ए इंटू ए रख देंगे,
और बाकी सभी को हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, BC हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में ए कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा ना। इन दोनों में कॉमन लेना है हमें ए, तो ए कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीके यहाँ पे जो है बी कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा। बस इसलिए आ गया। अब भाई ये दोनों कॉमन है तो हम इसे ए प्लस सी एक उतार लेंगे और एक वाला ये उतार लेंगे ना, ए प्लस बी उतार लेंगे। तो यही बस हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसलिए हमारा जो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। अभी देखो यहाँ पे ये तो प्रूफ करना था इजली, और इसी को जो है हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं भाई, ये जो नियम है आपका इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये डायरेक्ट आपका दिया गया था। ठीक है, ये क्या था आपका, डायरेक्ट आपका दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यहाँ पे पूछा गया था। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है मतलब पूछे जाते हैं वो सारी लिख लो। ठीक है, एंड के फॉर्म में आपका दिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी और के फॉर्म में भी चीज़ें फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ। बिगनर के लिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी लॉ होता है ना, अगर एंड के फॉर्म में देखो 1 इंटू ए का गुणा करोगे तो ए होगा। ठीक है, 1 इंटू ए का गुणा करो तो ए हो जाएगा। वही और के फॉर्म में देखो तो 0 प्लस ए करो तो ये हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम देखो सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना तो ये सारी फार्मूले हमें आनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ में ये होता है आपका। ठीक है, उसी तरीके से नल लॉ में अगर बात करें तो 0 इंटू ए का मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 0। आर के फॉर्म में आ जाओ तो 1 प्लस ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये एंड के फॉर्म में है, मतलब गुणे के फॉर्म में है, और ये आर का मतलब जोड़ के फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैं गुणे के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। ये देखो ये क्या है आपका, इंटू है, गुणा है ना, और ये क्या है आपका, जोड़ है, तो जोड़ के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड के फॉर्म में, यहाँ पे आर के फॉर्म में। नल हो गया। इसी तरीके से होता है आपका आइडम्पोटेट पोटेंट लॉ भी होता है। ये होता है आपका ए इंटू ए, मतलब एंड के फॉर्म में इंटू ए है तो इसे हम लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। अगर यही मान लो यहाँ पे और के फॉर्म में देखना हो तो ए प्लस ए बराबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरीके से लिख लीजिए इनवर्स लॉ का भी। इनवर्स लॉ का भी वही है आपका, ए इंटू ए अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा आपका 0, और यही अगर प्लस के फॉर्म में देख लो तो ये हो जाएगा आपका 1। काफ़ी यूज़ होता है, अभी मैं बता दूंगा कौन कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है अभी। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये होता है ए बी इजकल टू बी, ये होता है आपका। ठीक है, आर के फॉर्म में ए बी प्लस तो ये होता है बी ए। ठीक है, अगला होता है हमारे पास एसोसिएट लॉ। ठीक है, एसोसिएट लॉ, एसोसिएट लॉ जो है ए बी है और ये आपका सी है। ठीक है, एसोसिएट लॉ इस तरीके से होता है आपका, और ये होगा आपका ए प्लस बी है। ठीक है, ए प्लस बी है आपका, और प्लस सी। ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं भाई। ठीक है, इसलिए आप बस थोड़ा सा रट लीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूला ही देके आपको पूछा जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। यही आपको पूछा गया था, ए इंटू बी सी बराबर ए प्लस बी और ए इंटू सी। ठीक है, वही इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, एक और है आपका एब्जॉर्बेशन लॉ होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इजकल टू ए। ठीक है, और ये होता है ए बी इंटू ए। ठीक है, लास्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये होता है ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके हो जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो
जस्ट 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे आपका ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला काफ़ी यूज़ होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका, ठीक है। ये जितना मैं गोला मार दे रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं आपके, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा, जितना मैंने यहाँ पे गोला मारा है 5, ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। बाकी ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ये वाला, ये आप किसी भी तरीके से क्या करिएगा कि कोशिश करिएगा कि इसे रट लें, ठीक है। इसे से कोशिश करिएगा कि क्या करें, रट लें। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम प्रूफ करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को ही ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। यही आपका जो था डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, यही पूछा था आपका। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम में देखा हुआ है कि डायरेक्ट फार्मूले से ही रिलेटेड उठा के क्वेश्चन देता है आपका, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द ऑपरेशन ऑफ रिले इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू आर्क रेजिस्टेंस। यहाँ पे कौन सा ऐसा रिले है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करेगा आर्क रेजिस्टेंस से? तो ये है आपका मोहर टाइप का जो रिले होता है, ये आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोहर टाइप का जो रिले होता है ना, इसे हम कभी कभी एडमिटेंस टाइप का रिले भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है आल्सो नोन एज, ठीक है। तो मोहर रिले को कभी कभी हम लोग एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं, क्योंकि ये म्यूज़र करता है, जो कंपोनेंट होता है ना एडमिटेंस का कंपोनेंट को म्यूज़र करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ये आपका लगभग क्या बोलते हैं, इसका जो डायग्राम होता है ना, सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होता है ना, तो इस टाइप का ये मोहर रिले का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखो अब ये रिले को हम लोग एडमिटेंस रिले क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो लीनियर के फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब हम इसका जो प्लॉटेड करें एडमिटेंस जो डायग्राम हम बनाएंगे, तो इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे हम एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो आप जो आपका मोहर रिले होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है आर्क रेजिस्टेंस पे। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंस रिले के, मोहर रिले देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के यूज़ करते हैं ना। बाकी अगर वहीं हम बात करते हैं रिएक्टेंस रिले की, तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होता है आपका, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होता है, और ये आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होता है आपका। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस रिले है सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और यहाँ पे जो होता है रिएक्टेंस रिले जो होता है वो, ये ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट होता है आपका, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है ऑफ आर्क रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू आर्क रेजिस्टेंस। मतलब मोस्ट अफेक्टेड का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से डिपेंड वाली वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो डिपेंड अगर पूछेगा तो क्या होगा, हमारा मोहर रिले होगा। लेकिन अगर वहीं इंडिपेंडेंट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस पूछ ले, तो वहाँ पे रिएक्टेंस रिले होगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। इम्पिडेंस जो रिले होता है ना, ये आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है भाई। अब चलो यहाँ पे देखो, जो सिंक्रोनाइजिंग जो पावर जो सर्ज होता है, उससे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोनाइजिंग जो पावर सर्ज होगा, मतलब अचानक मान लो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा, सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्ज में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होगा हमारा, वो रिएक्टेंस रिले ही अफेक्टेड होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होगा, रिएक्टेंस रिले, ये ग्रेटर कर लो। और सबसे कम अफेक्टेड कौन होगा, हमारा मोहर रिले। मोहर रिले सबसे ज़्यादा कम अफेक्टेड होगा, ठीक है। ये पहला, रुक जाओ जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्ज का अगर कंडीशन देता है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंस रिले क्या होगा, मोर अफेक्टेड, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, मोर अफेक्टेड। और जो मोहर रिले होगा, ये क्या होगा आपका, लेस अफेक्टेड। सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्ज के कंडीशन में अगर वही मान लो यहाँ पे आर्क फॉल्ट के कंडीशन में पूछे, तो आर्क फॉल्ट के कंडीशन में जो होगा, मोहर रिले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, ठीक है। मोर अफेक्टेड लिख लो यहाँ पे, मोर
मतलब मोहो रिले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा आर्क फॉल्ट के कंडीशन में। और हमारे यहाँ पे सबसे कम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा ओवर ओवर करंट रिले सबसे कम अफेक्टेड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंस रिले है, तो रिएक्टेंस रिले जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होगा आपके आर्क रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मत लाइएगा, रिएक्टेंस रिले डिपेंड ही नहीं करेगा। और इम्पिडेंस रिले भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो होगा थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। यहाँ पे इम्पिडेंस आप लिख सकते हो, इम्पिडेंस रिले मतलब मोहो रिले तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, उसके बाद इम्पिडेंस थोड़ा बहुत अफेक्टेड होगा लेकिन सबसे कम पूछेगा तो ओवर करेंट, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड और लेस अफेक्टेड से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फालतू आपका क्वेश्चन नहीं बनाता है एग्जामिनर्स होता है। सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्ज से भाई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होगा, हमारा रिएक्टेंस रिले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, मोहो रिले कम होगा, ठीक है। लेकिन आर्क फॉल्ट रेजिस्टेंस के कंडीशन में अगर बात किया जाए तो उस कंडीशन में जो मोहो रिले है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा और सबसे कम अफेक्टेड होगा हमारा ओवर करेंट रिले, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे पॉइंट है आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो आप लोग इस सेशन को जो है भाई शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी ग्रुप है आपका, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। शेयर और लाइक आपको करना ही है। और बाकी जो मैंने आपको बताया है, शेयर लाइक तो करना ही करना है। और ईजिली देखिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो साइट है ना आपका www.electricalcapsule.com, इस पे आप विज़िट करते रहिएगा, बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे भी चलती रहती है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और सेशन को शेयर करिएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके।